हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करेंगे कोस्ट गार्ड 1 2023 बैच के लिए प्रैक्टिस सेट अवरोज तांडव का। मतलब ये 7वां क्लास है। प्रैक्टिस सेट 7वां नहीं है, क्लास जो है 7वां होने वाला है। साइंस प्लस जीके का मिला के, और साइंस का डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट और जीके दोनों का, मतलब कि प्रैक्टिस सेट डिस्कस करने वाले हैं। पहले जीके फिर साइंस का। और लगभग मैंने 16 साइंस के प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करा रखे हैं। एक अलग साइंस का प्लेलिस्ट है। उसके बाद साइंस प्लस जीके में अगर बात करें तो लगभग ये आपका होने वाला 11वां, मतलब कि 16 1 17 10, मतलब ये 27वां इसका होने वाला है। और जीके की बात कर ले तो 10, और आपका इसमें मान ले 10, किसी तरह इसमें भी 18वां प्रैक्टिस सेट होने वाला है जीके का। तो लाइव 7 बजे आपको आ जाना है। ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना है साइंस का, वो ज़रूर देख लीजिएगा। उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में देखने को, और एक जीके का भी है और एक इंग्लिश का भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सपना है कोस्ट गार्ड में जाना है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे ज़रूर ऐड हो जाएगा। इसका रेगुलर आपको पीडीएफ मिल जाता है, एंड क्लासेस अपडेट वगैरह वहीं पे आपको मिलते रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई हो, कमेंट सेक्शन में जरूर आस्क कर लीजिएगा। 100% आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो एक बार क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए एक बार फटाफट शेयर करिए। और जीके का यहाँ पे 9 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, मतलब कि 19वां हो जाएगा आपका। 10 ऑलरेडी करा रखा है, इससे बाहर कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। 7 बजे आपको आ जाना है। और फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या, तो देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का परंपरागत डांस है? आपका लोक नृत्य, आपका ये लोक नृत्य है वो भी कह सकते हैं, या फिर परंपरागत डांस कहिए वो भी कह सकते हैं, जो आपको कहना हो। ऑप्शन ए में दे रखा है बिहार का है, ऑप्शन बी दे रखा है असम, सी पंजाब, और डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए राइट आंसर देखते हैं। सबसे पहले कौन देता है कि जो बिहू है किस राज्य का परंपरागत डांस है, लोक, इसको आप एग्जाम में आपके इस तरीके से भी आता है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये ऐसा आ जाए तो ये घबराइएगा नहीं, लोक नृत्य भी। चलिए दोनों क्वेश्चन सेम ही है। तो चलिए राइट आंसर देखते हैं। सबसे पहले कौन बताता है, तो मैं आपको बता दूं, बिहू जो आपका है वो किस राज्य का है, तो भाई साहब वो है असम का, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी जैसे लोक नृत्य है, जैसे इम्पोर्टेंट में आपको यहाँ पे डिस्कस पता है कि जो भी आपका आता है क्वेश्चन, उसके हिसाब से जो साइड में रहता है क्वेश्चन उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो एक और होता है असम का कली गोपाल, कली गोपाल, ये लॉ है कली गोपाल, आप नोट कर सकते हैं। एक तो हो गया बिहू और एक हो गया कली गोपाल असम का, ठीक। 2 ये असम का है। उसके बाद अगर आ जाए आपके झारखंड, तो झारखंड आता है। तो झारखंड के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं। झारखंड में आपको पूछ लेगा तो आपसे ये होता है छऊ, एक होता है छऊ और एक होता है पाइका। जो इम्पोर्टेंट है वही बता रहा हूँ, छऊ और पाइका 2 है। नोट करते चलिए, फटाफट डिस्कस करेंगे। हाँ, पंजाब अगर यहाँ पे जैसे दे रखा है, तो पंजाब में आपको पता होगा भांगड़ा, तो पंजाब में भांगड़ा, और एक होता है गिद्धा, राइट। तो आपको 2 याद कर रखना है, पंजाब में भांगड़ा और गिद्धा, 2 चीज़। उसके बाद बात करें यहाँ पे पंजाब हो गया। अगर इसके बाद बात कर ले यहाँ पे महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र की बात कर ले तो महाराष्ट्र में भी आपको 2 याद रखना है। लावनी इम्पॉर्टेंट है, लावनी होता है एक, और एक तमाशा, ये आप नोट कर लीजिए, लावनी तमाशा, ओके। 2 आपके हैं। हाँ, अगर आपसे पूछ ले उड़ीसा में आपको एक ही डांस है। उड़ीसा में आपसे पूछा जाए तो आपको सिर्फ याद रखना है उड़ीसा से ओडिसी एक डांस होता है, यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये तो इसी से रिलेटेड है, तो आप इसको ध्यान में रखना है, ओके। अब बात कर लेंगे जैसे कि हिमाचल की बात कर ले, तो हिमाचल में आपसे लोक नृत्य पूछ ले तो हिमाचल में लोक नृत्य क्या बचाइएगा, तो यहाँ पे होता है, एक होता है छपेली और एक डंडनाव, ओके। तो कुछ अजीबो-गरीबो डांस है, लोक नृत्य है, तो ये आपको नोट करते चलना है जो मैं बता रहा हूँ, ओके। छत्तीसगढ़ से आपसे पूछ लिया जाए तो छत्तीसगढ़ तो छत्तीसगढ़ में आपको बताना, एक होता है तो छत्तीसगढ़, गढ़ से गारी याद करके रखना है। उसके बाद एक होता है पंडवानी, और एक होता है कर्मा। तो ये नोट कर लेना है। 3 डांस है छत्तीसगढ़ में। और जैसे कि मैं आपको बता दूं, आपका जैसे कि आपका गोवा का मान ले, गोवा ले लेते हैं। गोवा का आता है दक्कनी कहिए, मांडी, और एक होता है खोल को झकोर दो। तो इस तरीके से ये है नृत्य। और भी है जैसे कि मैं आपको बता दूं, राजस्थान का एक इम्पॉर्टेंट है जिसको मैं बता दूं, ओके।
राजस्थान का एक होता है कठपुतली, नोट करिए कठपुतली है। घूमर आपको याद करके रखना है, कठपुतली, घूमर, और घूमर लिख लीजिए, राजस्थान का ही घूमर है। एक होता है सुईसिनी, सुईसिनी, सुईचिनी, और एक तेरातली, 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 तेरातली है। पनिहारी है, चाकरी है, पनिहारी, चाकरी। चलिए इससे रिलेटेड आपको, और एक गुजरात का आपको नोट कर लेना, गुजरात का, गुजरात, गुजरात का आप होता है, एक होता है गरबा और एक होता है डांडिया। ध्यान में रहना चाहिए आपके, ये इंपॉर्टेंट थे, मैंने डिस्कस कर लिया। ओके चलिए, एक आता है, पूछता है आपसे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश लिख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश आपसे पूछे तो एक होता है युद्ध, युद्ध नृत्य, नाम ही है युद्ध नृत्य, और एक होता है आपका मुखौटा, मुखौटा। तो इस तरीके से ये डांस है। जम्मू कश्मीर का अगर आपसे पूछ लिया जाए तो जम्मू कश्मीर में आपको ध्यान में क्या रखना है, जम्मू कश्मीर में JNK, ध्यान रखिए JNK, राउफ, राउफ है, दमाली, दमाली, और एक है दांडी नाच, दांडी नाच। ये आपको याद करके रहना है। उत्तराखंड आपसे पूछ ले, उत्तराखंड, तो ये हो जाए गढ़वाली। चलिए ये जो भी इम्पोर्टेंट थे मैंने डिस्कस कर लिए। आपको समय थोड़ा सा लगा, लेकिन मेरे ख्याल से अब इसमें आपको डाउट नहीं आना चाहिए। चलिए, मिजोरम की राजधानी है, इस तरह आपको राजधानी वगैरह है, जितना राजधानी है, स्टेट एंड कैपिटल जो भी है आपका, आपको याद करके रख लेना है। ये जितने भी राज्य हैं राजधानी है ये, उसके बाद कंट्री एंड करेंसी भी इंपॉर्टेंट है, तो याद कर लीजिएगा। आइजोल, शिलोंग, इम्फाल, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए राइट आंसर देखते हैं। सबसे पहले कौन देता है, मिजोरम की राजधानी है। मिजोरम की राजधानी कहाँ है भाई साहब? चलिए इसका आंसर तो आप कम से कम HW में दें, ये वाला तो आंसर बता दीजिएगा कि मिजोरम की राजधानी कहाँ है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है, वो आपको बताना है। और देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है कि श्रीनगर जो है किस नदी के किनारे बचा है, बचा नहीं है, बसा है। झेलम दे रखा है ऑप्शन, ताप्ती, गंगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए राइट आंसर देखते हैं। सबसे पहले कौन आंसर देता है कि श्रीनगर जो है किस नदी के किनारे बसा है। और ये मैंने एक लगभग 1 घंटे का क्लास लिया था जीके का, जिसमें 10 मॉक टेस्ट डिस्कस किया था। ये वाला क्वेश्चन उसमें मैंने कराया था, तो शायद आप लोग को पता होना चाहिए। जिसने भी क्लास देखा होगा वो बता ही देगा, जिसने नहीं देखा होगा वही दिक्कत है। तो चलिए मैं बता दूं आपको, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो झेलम नदी के किनारे जो है श्रीनगर बसा हुआ है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, आपको ध्यान में रहना चाहिए कि आपका सूरत किस बसा है, तो सूरत आपका जो है वो ताप्ती नदी, राइट। सूरत किसके है, ताप्ती नदी के, ताप्ती नदी के किनारे सूरत बसा है। एक और है बैतूल शहर, वो भी आपका सॉरी हाँ, एक बैतूल है, वो भी आपका कहाँ पे है, ताप्ती नदी के किनारे है। गंगा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो गंगा में देखिए, गंगा जो इम्पोर्टेंट है, गंगा में देखिए कितने सारे बसे हैं, गांव नहीं शहर। गंगा की बात कर ले तो गंगा पहला लिख लीजिए आप हरिद्वार, हरिद्वार। दूसरा अगर बात कर ले तो आपका कानपुर, हरिद्वार, कानपुर, कन्नौज, कन्नौज शहर, और उसके बाद है एक वाराणसी। तो ये आपको याद करके रखने हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, वो ज़रूर याद कर लीजिएगा। ओके, एक पूछ लेता आपसे डिब्रूगढ़, राइट। डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ है आपका, गुवाहाटी है, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, शोकवा घाट। ओके, तो ये तीनों जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी, राइट, ब्रह्मपुत्र नदी, ये यहाँ पे बसा है ब्रह्मपुत्र नदी किनारे। उसके बाद बात कर ले, अगर इलाहाबाद की बात कर लो तो इलाहाबाद, अगर बहुत से बोलेंगे कि इलाहाबाद आपने गंगा का नहीं बताया, तो इलाहाबाद जो है वो आपका कहाँ पे है, वो गंगा और यमुना दोनों नदी के किनारे बसा है। गंगा भी है और यमुना भी है, गंगा और यमुना, राइट। तो ये ध्यान रखना है, गंगा और यमुना। उसके बाद अगर हैदराबाद पूछ ले तो हैदराबाद आपका मूसी नदी है, हैदराबाद, हैदराबाद जो है वो मूसी नदी, मूसी नदी है। अगर आपसे पूछ ले आगरा, दिल्ली, मथुरा, तो आगरा पूछ ले, आगरा, दिल्ली, मथुरा, आगरा, दिल्ली, मथुरा पूछ ले तो ये हो जाएगा यमुना नदी।
तो ये ध्यान में रखना है। ओके, ये जो जो इम्पोर्टेंट था मैंने बताया आपको, और भी है बहुत सारे चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपका एक पूछ लेता है कोलकाता, तो कोलकाता हुगली नदी किनारे पर से आपको ध्यान में रहना चाहिए। लखनऊ जौनपुर पूछ ले तो आपका है कहाँ पे, वो आपका है गोमती नदी के किनारे। अगर आपसे पूछ ले आपका क्या बोलते हैं कोटा, सॉरी कोटा आपसे पूछ ले, कोटा आपका चंबल नदी, ध्यान में रखना है। नासिक जो है कहाँ पे है, तो गोदावरी नदी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है मैंने बताया। चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि आपका जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, इंडियन कोस्ट गार्ड का स्थापना किस वर्ष हुआ था वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है 1835, ऑप्शन बी दे रखा है 1939, सी दे रखा है 1978 और डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए राइट आंसर देखते हैं। सबसे पहले कौन देता है कि जो कोस्ट गार्ड का स्थापना हुआ था वो कब हुआ था, और राइट आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन देता है कोस्ट गार्ड का। ओके, चलिए तो मैं आपको बता दूं जो कोस्ट गार्ड का स्थापना हुआ था वो कब हुआ था। तो चलिए मैं बता देता हूँ कोस्ट गार्ड का स्थापना। ये तो बता दीजिएगा भाई साहब, कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं इतना तो पता होना चाहिए, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है वो भी ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए तो मैं आपको बता दूँ कोस्ट गार्ड का जो स्थापना हुआ था वो था 1978 में, क्योंकि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका जो मुख्यालय है, इसकी मुख्यालय की बात कर ले तो इसका मुख्यालय जो हेडक्वार्टर बोलते हैं न्यू दिल्ली में है। राइट, कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है इसका। उसके बाद बात कर ले आपका जैसे कि और भी जैसे कुछ के मुख्यालय में आपसे बात करना चाहूँगा, जैसे ITBP है। ये बहुत कम चांस है आपके एग्ज़ाम में है, फिर भी मैं बता देता हूँ 1962 ITBP, BSF 1965। उसके बाद आपका CISF आपका है 1969। तो इन तीनों चारों का जो मुख्यालय है, NSG आपसे पूछ ले, NSG 1984। इन तीनों चारों का मुख्यालय कहाँ पे, न्यू दिल्ली में है। चलिए इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया। चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। वीर भूमि किसकी समाधि स्थल है वो आपको बताना है कि वीर भूमि जो है वो किसकी समाधि स्थल है। ओके, ऑप्शन ए में दे रखा है तीनों गांधी जी दे रखे हैं, राजीव गांधी जी, महात्मा गांधी जी और इंदिरा गांधी जी। ऑप्शन डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। देखते हैं राइट आंसर कौन देता है कि वीर भूमि किसकी समाधि स्थल है, यहाँ पे आपको बताना है। और आपका ऑप्शन भी दे रखा है राजीव गांधी, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, इनमें से कोई नहीं। चलिए तो मैं आपको बता दूं जो वीर भूमि आपका जो समाधि स्थल है वो किसका है। मैं आपको राइट आंसर दे देता हूं। तो वीर भूमि आपका हो जाएगा, जल्दी से जल्दी बताइए, तो वो आपका हो जाएगा राजीव गांधी, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर महात्मा गांधी की समाधि स्थल की बात कर ले तो महात्मा गांधी की समाधि स्थल कहाँ है, तो ये है राजघाट, आपको ध्यान में रखना है। इंदिरा गांधी की बात कर ले तो इंदिरा गांधी का ये है शक्ति स्थल। और ये सारे चीज़ मैंने आप लोग को ट्रिक के माध्यम से ऑलरेडी करा रखा है। कहाँ पे, तो ये करा रखा है जीके का जादू एक प्लेलिस्ट है, उसमें ज़रूर देखिएगा। और भी जैसे इंपॉर्टेंट आ गया आपका वो मैं आपको बता दूँ। हो गया आपका आपसे पूछ लेगा शांतिवन, तो शांतिवन कौन है, जवाहरलाल नेहरू। आपको नोट कर लेना है जवाहरलाल नेहरू। ओके, जवाहरलाल नेहरू शांतिवन हो जाएगा। उसके बाद आपका जो शक्ति स्थल हो गया इंदिरा गांधी। आपसे पूछ लेगा विजय घाट, तो विजय घाट आपका कौन है, तो विजय घाट है आपके लाल बहादुर शास्त्री, आपको नोट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछ ले अभय घाट, तो अभय घाट आपसे पूछ लेगा तो मोरारजी देसाई, ये आपको नोट कर लेना है। आपसे पूछ लेगा किसान घाट, तो किसान घाट आपसे पूछ लेगा तो आपको बताना है चौधरी चरण सिंह। ओके, उदय भूमि पूछ लेगा, वीर भूमि तो ऑलरेडी बता दिया राजीव गांधी। उदय भूमि पूछेगा तो आपको बताना है के आर नारायण। उसके बाद महाप्रयाण घाट, तो ये आपको याद कर लेना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके ये आपको याद करके रखना है। जैसे कि नारायण घाट है, तो नारायण घाट आपका कौन है, गुलजारी, याद रखना है। कैसे याद होगा, नारायण से आपको पता है गुलजारी,
तो इस तरीके से गुलजारी लाल नंदा, और भी है 2-3, मैं आपको डिस्कस कर ही लेता हूँ। एक होता है समता स्थल, समता स्थल जगजीवन राम, नोट करिए जगजीवन राम, ओके। उसके बाद चैत्रा भूमि, चैत्रा भूमि आपसे पूछ ले तो आपका BR अम्बेडकर, चैत्रा भूमि BR अम्बेडकर हो जाएगा। उसके बाद एकता स्थल पूछ ले तो एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह। एक और वो है कर्म भूमि, 14 थे तो 14 ही मैंने डिस्कस कर लिया, ओके। कर्म भूमि है शंकर दयाल शर्मा, चलिए आप नोट कर लीजिएगा शंकर दयाल शर्मा, ओके। चलिए ओके, अब आप बताइए कि 5 में से आपके कितने सही हुए। 4 सही हुए तो ठीक ठाक है, 5 सही हुए हैं तो भाई साहब टॉप क्लास की तैयारी चल रही है आपकी, ऐसे ही करते रहिए। जो एक्स्ट्रा में बताए वो जरूर नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आपका अब साइंस का। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए जिसने भी नहीं किया है, और 3-3 शेयर करिए, कम से कम 3 क्या 4-10 जितना भी कर सके शेयर जरूर करिए, ताकि सपोर्ट मिलेगा तभी जाके कुछ होगा। डबल मॉक टेस्ट भी चलेगा लेकिन सपोर्ट रहेगा तब। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अब साइंस का पेपर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं हम साइंस का मॉक टेस्ट, और इससे बाहर कुछ भी नहीं, मतलब कि कुछ भी नहीं। और यहाँ पे प्रैक्टिस से डिस्कस करने वाले हैं। रोज़ तांडव का मतलब तांडव होता है, और साइंस का यहाँ पे प्रैक्टिस से डिस्कस करेंगे। चलेंगे आपको क्वेश्चन नंबर 1 से, क्वेश्चन नंबर 1 से नहीं 101 से, क्योंकि इसमें 10 मॉक टेस्ट डिस्कस किया है, 16 ऑलरेडी कर रखा है। ये होने वाला है आपका 27वां मॉक टेस्ट, समझ लीजिए, ओके। मॉक टेस्ट नंबर 27। चलिए इसके लिए एक बार शेयर कर दीजिए। 27 का मतलब हो गया कि 270 क्वेश्चन आप कंप्लीट हो जाएंगे, ओके। और टारगेट है मेरा कि 400 से 500 क्वेश्चन आपको कराया, जैसे इसमें से आपको फिक्स ही आ जाएगा, ओके। 101 क्वेश्चन, 101 नंबर होने वाला है, मतलब 1 नंबर समझ लीजिए। सोने का रासायनिक सूत्र क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है Ag, बी में दे रखा है Au, सी में दे रखा है Hg और डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो सोने का रासायनिक सूत्र क्या होगा वो आपको बताना है। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है कमेंट सेक्शन में। तो सोने का रासायनिक सूत्र क्या है, तो चलिए राइट आंसर मैं आपको दे देता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि सोने का रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है Au, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए Ag आपका किसका रासायनिक सूत्र है वो आपको बताना है HW में, और कमेंट सेक्शन में देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। चलिए कमेंट बॉक्स में राइट आंसर कौन देता है, Ag किसका रासायनिक सूत्र है। चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 102 पे, मतलब कि 2 नंबर क्वेश्चन, और 2 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या है दे रखा है, लाल वर्णक जो है एंथोसाइनिन निम्न में होता है। लाल वर्णक एंथोसाइनिन किस में होता है वो आपको बताना है। और आपका ऑप्शन जिस तरीके से दे रखा है, ऑप्शन ए में दे रखा है क्लोरोप्लास्ट, बी में दे रखा है माइटोकॉन्ड्रिया, सी में दे रखा है वैक्यूलस और डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं लाल वर्णक एंथोसाइनिन जो होता है यानी इनमें से किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूलस, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले राइट आंसर देखते हैं कौन देता है, लाल वर्णक एंथोसाइनिन इनमें किस में होता है। तो चलेंगे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दे रखा है कि जो आपका फोटोसिंथेसिस होता है वो क्या होता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ऑप्शन ए में दे रखा है पेड़ों में खाना बनाने की प्रक्रिया जो है उसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, या फिर बी में दे रखा है फोटो जब भी आएगा तो तस्वीरों का संश्लेषण करना आपको दिमाग में घुसेगा, या फिर देखेंगे तो दोनों सही हो जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं सही होगा। तो डी भी राइट आंसर हो सकता है, बी भी राइट आंसर हो सकता है, और दोनों सही हो सकता है, या फिर डी भी राइट आंसर हो सकता है, मतलब कि इनमें से कोई नहीं। तो चलिए राइट आंसर देखते हैं, फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या तो आपको बताना है। तो चलिए मैं राइट आंसर दे देता हूँ, काउंटिंग करूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हम बोलेंगे 10। चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेड़ों में खाना बनाने की प्रक्रिया जो होती है उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, क्योंकि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि लाल और हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है वो आपको बताना है। लाल और हरा रंग जब आप मिलाइएगा तो कौन सा रंग बन जाएगा वो आपको बताना है, लाल और हरा, ओके। ऑप्शन ए में दे रखा है पीला, बी दे रखा है नीला, सी दे रखा है भूरा और डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए राइट आंसर देखते हैं, सबसे पहले कौन देता है कि लाल और हरा रंग जब मिलाएंगे तो वो कौन सा रंग में बनेगा। लाल और हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है आपको बताना है।
तो चलिए राइट आंसर देखते हैं। सबसे पहले कौन देता है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, पीला, नीला, भूरा एंड इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है पीला, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, मेंढक का हृदय कितने भाग का होता है, कितने भाग का बना होता है, वो आपको बताना है। मेंढक का हृदय जो होता है कितने भाग का बना होता है। ऑप्शन ए में दे रखा है 3 भाग, बी में दे रखा है 4, सी में 5 और डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपका देख सकते हैं यहाँ पे, मेंढक का हृदय कितने भाग का बना होता है आपको बताना है। चलिए काउंटिंग स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा लास्ट 10। तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो जो मेंढक का भाग जो बना होता है, हृदय जो बना होता है वो आपका 3 भाग का बना होता है, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर चलेंगे 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में जो दे रखा है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है, सूखी बैटरी, आप समझ सकते हैं सूखी बैटरी में कौन सी ऊर्जा एकत्रित होती है वो आपको बताना है। चलिए तो राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए में दे रखा है यांत्रिक, बी में दे रखा है विद्युतीय, सी में दे रखा है रासायनिक और डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो सूखी बैटरी में कौन सी ऊर्जा एकत्रित होती है वो आपको बताना है। और सबसे पहले राइट आंसर देखते हैं कौन देता है। ऑप्शन ए है यांत्रिक, विद्युतीय, रासायनिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, जल्दी से बता दीजिए। तो मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर होने वाला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कि रासायनिक ऊर्जा जो है आपका एकत्रित होती है, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। और फटाफट आप एक बार लाइक कर दीजिए। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले एक बार लाइक कीजिए जिसने भी लाइक नहीं किया है, ओके। और शेयर सभी को कर देना है, ओके। जिसने लाइक कर दिया वो लाइक नहीं करेगा, नहीं तो लाइक हट जाएगा। तो ओके, तो लाइक ज़रूर करिए एंड शेयर भी कर दीजिए जिसने नहीं किया है, और जिसने कर दिया है वो भी शेयर एक बार कर दे। चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7 और 7 में दे रखा है, छड़ चुंबक के मध्य में कौन सा चुंबकत्व होता है वो आपको बताना है। छड़ चुंबक के मध्य में कौन सा चुंबकत्व होता है। ऑप्शन ए में दे रखा है अधिकतम, बी में न्यूनतम, सी में 0 और डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो छड़ चुंबक के मध्य में कौन सा चुंबकत्व होता है वो आपको बताना है। चलेंगे इसका जो राइट आंसर देता है देखते हैं। सबसे पहले कौन देता है, 107 का आंसर क्या हो जाएगा। तो छड़ चुंबक के मध्य में जो कौन सा चुंबक तो होता है, तो चलिए राइट आंसर देते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होता है 0, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। एंड चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। और क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है आपके 8 में यहाँ पे दे रखा है, बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल जो होता है वो निम्न में से किसके लिए किया जाता है। मतलब बेलनाकार जो लेंस होता है वो किसके लिए किया जाता है, ओके। किस के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए में दे रखा है मायोपिया, बी में दे रखा है एस्टिमेटिज्म, सी में दे रखा है हाइपोमेट्रोपिया और डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। चलिए तो बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है वो आपको बताना है। और देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है, ओके। तो चलिए सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है, तो मैं आपको बता दूं बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल जो किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, किस बीमारी के लिए, मायोपिया के लिए, एस्टिमेटिज्म के लिए, हाइपोमेट्रोपिया के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ जो बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल किया जाता है वो है एस्टिमेटिज्म के लिए, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है एचडब्ल्यू में क्या, कि एचडब्ल्यू में आपको बताना है कि मायोपिया जो किया जाए, मायोपिया के लिए किस, मायोपिया और हाइप्रोमेट्रिया से आप क्या समझते हैं। मायोपिया मतलब कब कहते हैं और हाइप्रोमेट्रोपिया कब कहा जाता है इसको, मतलब कि आप समझ सकते हैं। एक होता है दूरदृष्टि दोष और एक होता है निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष कौन सा है और दूरदृष्टि दोष कौन सा है, इसमें से आपको बताना है किससे रिलेटेड, ओके। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है, ओके, इसका राइट आंसर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। और हमारा 9 नंबर जो क्वेश्चन है आ चुके हैं नज़दीक। और दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में दे रखा है ऑडोमीटर, बी में स्फेरोमीटर, सी में स्पेक्ट्रोमीटर और डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। आपके एग्जाम में हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए, और ये ना हो तो ये ऑप्शन में से आपको मिल जाए। कुछ और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए इसका राइट आंसर दीजिए तब तक कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है वो आपको बताना है। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। बच्चे सोचेंगे कि इसका जो राइट आंसर वो है क्या, इनमें से कोई नहीं है क्या, तो इनमें से कोई नहीं है। जो इसका राइट आंसर हो जाता है वो होता है लैक्टोमीटर। आप नोट करिए,
मीटर। ओके, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि और भी इम्पोर्टेंट है जो इससे रिलेटेड मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाता है आपके एग्ज़ाम में कि जो आपका होता है आपका जो आपसे एक चीज़ और जैसे मैं बता दूं आपको, आपका पूछ लेता है आपसे कि फ़ायदोमीटर का जो किस लिए उपयोग किया जाता है, फ़ायदोमीटर का उपयोग क्या है। आपके एग्ज़ाम में आया भी है, नेवी के एग्ज़ाम में फ़ायदोमीटर। तो फ़ायदोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है ये समुद्र की गहराई मापने के लिए। किसकी? समुद्र की गहराई मापने में आपका फ़ायदोमीटर का उपयोग किया जाता है। नोट कीजिए, जो मैं लिखवाने जा रहा हूँ वो भी फटाफट आपको नोट करते रहना है। अब बात कर ले हाइड्रो, एक होता है हाइग्रो और एक होता है हाइड्रो। तो ये है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो हाइड्रोमीटर का द्रव का जो होता है वो सापेक्षिक घनत्व के लिए, द्रव के सापेक्षिक घनत्व के मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोमीटर का। एक होता है हाइग्रोमीटर, एक होता है हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर की बात कर ले तो ये गैस या वायु की आर्द्रता, ह्यूमिडिटी जो होता है ना उसको, गैस या वायु की आर्द्रता मापने के लिए, क्या आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी। ओके, तो ये नोट कीजिए, जो मैं लिखवाते चल रहा हूँ आपको इम्पॉर्टेंट है तभी लिखवा रहे हैं भाई साहब, अदरवाइज़ नहीं लिखवाते। ओके, तो एक होता है इंडोस्कोप आपके एग्ज़ाम में आपको मैंने करा भी रखा है, फिर से एक बार रिकॉल करें। इंडोस्कोप होता है शरीर के आंतरिक भाग के परीक्षण हेतु। आपको पता है शरीर के अंदर की कोई चीज़ को पता लगाना होता है तो शरीर के जो आंतरिक भाग होता है उसको पता लगाने के लिए कोई चीज़ है, प्रॉब्लम है, तो इंडोस्कोपी किया जाता है। तो शरीर के आंतरिक भाग की उससे जांच हो जाती है। उसके बाद जैसे आपका आता है, आपका मैं बात कर लूँ जैसे अल्टीमीटर, तो इसका उपयोग जो होता है, अल्टीमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, नोट कीजिए अल्टीमीटर। तो अल्टीमीटर का उपयोग आपका किया जाता है समुद्र तल से किसी वस्तु की ऊंचाई मापने में किया जाता है, मुख्यतः वायुयान में। कब? वायुयानों में। ओके, तो नोट कर लीजिए समुद्र तल से किसी वस्तु की ऊंचाई मापने, किसी वस्तु की ऊंचाई मापने हेतु अधिकतर मतलब मुख्यतः माने वायुयान में ही। ओके, तो ये नोट कर लेना। उसके बाद एक होता है एनीमोमीटर, राइट, एनीमोमीटर। एक होता है एनीमोमीटर हवा की गति, दिशा या दबाव मापने के लिए। हवा की गति, इसी में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा, हवा की गति, दिशा या फिर दबाव बात कर ले मापने के लिए एनीमोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है आपके एग्जाम में पूछ लेता है अमीटर। तो अमीटर याद हो, आपको पता होना चाहिए मेरे ख्याल से। अमीटर आपका होता है विद्युत धारा मापने हेतु, विद्युत धारा मापने हेतु अमीटर का। एक होता है आपके एग्जाम में पूछ लेता है, लास्ट आपको बताएंगे, ऑडियोमीटर, राइट। ऑडियोमीटर होता है, एक होता है ऑडोमीटर। ओके, ऑडियो से आपको ध्यान में, ऑडियो सुनते होंगे, ऑडियो, तो ध्वनि की तीव्रता, ऑडियोमीटर, ध्वनि की तीव्रता क्या होता है, ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। एक आपसे पूछ लेता है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है ऑडोमीटर। ओके, तो ऑडोमीटर जो आपका जो गाड़ी वगैरह चलता है ना, तो चक्के की स्पीड को कैसे मापा जाता है, चाल वगैरह समझ लीजिए, तो ऑडोमीटर वही लगा रहता है जिससे आपको पता चलता है कितना किलोमीटर स्पीड चल रहा है, कितना क्या चल रहा है, इसी से आपको पता चलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो कि मैंने डिस्कस कर लिया आपको, तो आपको ज़रूर आप पूछ लेगा। कार्डियोग्राम, एक आपको कार्डियोग्राम भी पूछता है, कार्डियोग्राम। तो कार्डियोग्राम की बात कर ले तो हृदय की गति, राइट, हृदय की गति नापने हेतु आपको कार्डियोग्राम का इस्तेमाल किया। तो ये थे 9 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। 10वां क्वेश्चन लास्ट वाले क्वेश्चन पे चलेंगे, और लास्ट वाला हमारा क्वेश्चन दे रखा है 110 में, यदि किसी गैस को अचानक संपीड़ित किया जाए तो उसके तापमान पर क्या असर होगा वो आपको बताना है। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। यदि किसी गैस को अचानक संपीड़ित किया जाता है तो उसके तापमान का क्या असर पड़ता है, सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है देखते हैं। ऑप्शन में दे रखा है बढ़ेगा, घटेगा, कोई बदलाव नहीं होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए राइट आंसर दीजिए। यदि किसी गैस को अचानक संपीड़ित किया जाए तो उसके तापमान पर क्या असर होगा। यदि किसी गैस को अचानक संपीड़ित किया जाए तो उसके तापमान पर क्या असर होगा। तो चलिए, तो जो उसका तापमान होगा, उसका जो टेम्परेचर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। तो ये थे 10 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे आपके एग्ज़ाम के लिए, 10 और 5 जीके के। और जो एक्स्ट्रा में बताया मैंने वो ज़रूर आप लोग करिएगा, ये नहीं कि उसको स्किप कर दीजिएगा। जो एक्स्ट्रा बता रहा हूँ उससे भी आपके एग्ज़ाम में बनेंगे। ओके, तो जो भी इंपॉर्टेंट चल रहा है वो साथ में लेके चलते रह रहे हैं। जो भी क्वेश्चन है उसके हिसाब से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो डिस्कस करते चल रहे हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए। सपना है कोस्ट गार्ड में ही जाना है तो फटाफट क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना है ताकि जो भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। चलिए दोस्तों चलेंगे, एंड टेलीग्राम पे पीडीएफ मिलेगा तो वहाँ पे जरूर ऐड हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई हो, कमेंट सेक्शन में आस्क कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।